जी, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव मौजूद हैं, जल्दी से मुझे बताइए कि कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास लाइव हो चुकी है। आरती के यहाँ पर नजर आ रहा है। दैट वाज राइज ऑफ मगध। हमने वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन 3 वंशों के बारे में बात की थी। और इसके अलावा हमारे देश में होने वाले प्री मौर्यन पीरियड में जो 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, सबसे पहला ईरान से या पर्शिया से और दूसरा यूनान से या ग्रीस से, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। बिल्कुल सही। चलिए फिर बिना देर किए हुए हेडिंग डालिए मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश, जिसे हम पढ़ेंगे लगभग 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। और आप सब जानते हैं दिस पीरियड गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कौन सा है? मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश। ध्यान रखेंगे, किसी भी फॉर्मेट का एग्जाम दीजिए, चपरासी से लेवल या चपरासी के लेवल से लेकर आईएएस के लेवल तक का हर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मौर्य डायनेस्टी। क्योंकि हम सब जानते हैं इसका सबसे महान राजा या द ग्रेटेस्ट रूलर हमें किस डायनेस्टी में मिला है? मौर्य वंश में मिला है, जिसे हम भारत के इतिहास का सबसे महान राजा कहते हैं, अशोका द ग्रेट या अशोक महान। मेडिवल इंडिया में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और एंशिएंट इंडिया में अशोका द ग्रेट, ये वो 2 रूलर्स हैं जिन्हें भारत के इतिहास के सबसे महान रूलर्स बताया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी कहां से बनते हैं? मौर्य वंश से और मुगल डायनेस्टी से बनते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं उन सोर्सेज के बारे में या उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली। और दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में या उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में क्या मिली है? जानकारी मिली है। लिटरेरी सोर्सेज टू नो अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश के बारे में जानने के साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला सोर्स जो हमें जानकारी देता है इसके बारे में, लिख लीजिए, वो है अर्थशास्त्र। सबसे पहला सोर्स जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो है अर्थशास्त्र। और आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। एक ही बात है, एक ही पर्सन को 3 नामों से जाना जाता है, हम सब जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के ही द्वारा रचना की गई किसकी? अर्थशास्त्र की, जो हमें मेनली ज्यादातर जो जानकारी देता है किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो अर्थशास्त्र है इसका विषय या इसका जो सब्जेक्ट है वो राजनीतिक है, वो पॉलिटिकल है, आर्थिक नहीं। ये नाम से अर्थशास्त्र है लेकिन ये एक राजनीतिक विषय है। दिस इज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट जो हमें राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, जो मौर्य वंश में चला करती थी। इसके बाद अगला सोर्स लिखिए इंडिका। और हम सब जानते हैं इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। और मैंने कल ही आपको बताया था कि अलेक्जेंडर का ही सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और उसी सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर या राजदूत हुआ करता था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वहीं पर उसने इंडिका नामक पुस्तक या इंडिका नामक रचना की थी। इसके बाद अगला सोर्स है हमारे पास महाभाष्य, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? योग गुरु पतंजलि के द्वारा की गई। जब 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश खत्म होगा और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति करेगा, जिसका नाम होगा पुष्यमित्र शुंग, वही भारत के सबसे पहले ब्राह्मण वंश की स्थापना करेगा, जिसको हम शुंग वंश कहते हैं। और उसी पुष्यमित्र शुंग का ही राज पुरोहित कौन हुआ करता था? पतंजलि हुआ करता था, जिसने रचना की थी महाभाष्य की। अगला सोर्स मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा विशाख दत्त ने, जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई। और एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखेंगे कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई। और हम सब जानते हैं ये वही भद्रबाहु हैं जो संस्थापक हुए थे किसके? दिगंबर जैन के या दिगंबराज के। अगला सोर्स कथा सरित सागर, जिसकी रचना सोमदेव के द्वारा की गई। और एक लिख लीजिए अष्टाध्यायी, एक लिखेंगे अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी, जिसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज हैं या साहित्यिक स्रोत है जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, नोट हो गया, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, उन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जहां से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके बाद देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत, और हम सब जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मुख्यतः या मेनली हम इस्तेमाल करते हैं किसका? इंस्क्रिप्शंस का या अभिलेखों का। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका।
या अशोक के अभिलेख। आपसे पूछेंगे बताइए भारत में सबसे पुराने अभिलेख हमें किसके मिले हैं, तो हम सब जानते हैं अशोक के अभिलेख ही भारत में प्राचीनतम है या भारत में सबसे पुराने हैं, जो मुख्य रूप से खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। और अगर आपसे पूछें कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया। और मैंने कल आपको बताया था कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा थी वो दाहिर से मिली थी, या वो दाहिर नहीं, वो डेरियस से मिली थी या दारा प्रथम से मिली थी, जो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी था जो ईरान से आया था। और हमें मेनली बात करनी है 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। अशोक के 14 शिलालेख और साथ में 7 पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 7 स्तंभ लेख। और यहीं से हमें जानकारी मिलेगी किसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के शिलालेखों के बारे में। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, या तो आपको किसी भी शिलालेख का नंबर देकर आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें अशोक के द्वारा क्या लिखवाया गया है, या फिर किसी भी लिखित बात को क्वेश्चन में देकर आपसे पूछेंगे कि अशोक के किस शिलालेख में है। सबसे पहला लिखिए स्टोन एडिक्ट 1 या प्रथम शिलालेख, जिसमें अशोक के द्वारा 3 बातें लिखवाई गई। सबसे पहली, ऑल सिटीजन्स आर लाइक माई चाइल्ड, हिंदी में लिखेंगे संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए अशोक ने अपने किस अभिलेख में अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है, दैट इज स्टोन एडिक्ट 1, वो प्रथम शिलालेख है। इसके अलावा इसी में बात की गई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की या वन्य जीव संरक्षण के बारे में। अशोक के किस अभिलेख से हमें पता चला कि उसने जंगली जीव जंतुओं को भी संरक्षण प्रदान किया था या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया था, दैट वाज फर्स्ट स्टोन एडिक्ट या प्रथम शिलालेख। और ध्यान रखेंगे भारत के इतिहास में सबसे पहला शासक अशोक था जिसने भारत में नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। और हम सब जानते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन विच फ्लोरा एंड फौना इज कंजर्व्ड इज नोन एज अ नेशनल पार्क। वो आरक्षित वन क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे वनस्पतियों को एवं जंगली जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, उसी आरक्षित वन क्षेत्र को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तीसरी बात इसमें लिखी है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस या पशु बलि पर प्रतिबंध। इसी अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल में पशुओं की बलि देना, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो पशुओं की बलि दी जाती थी उसे पूरी तरीके से क्या किया था, प्रतिबंधित किया था, प्रोहिबिट किया था। यह भी जानकारी हमें कहां से मिलती है, फर्स्ट स्टोन एडिक्ट से। नोट कीजिए फटाफट से। और हल्का सा, बस थोड़ा थोड़ा बैक करो, बस बड़ा देख, एक बस, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए स्टोन एडिक्ट 2 या दूसरा शिलालेख। अब ठीक है सर, अच्छे से दिख रहा है जी, मैंने थोड़ा सा जूम करवा दिया है और थोड़ा ब्राइटनेस भी एडजस्ट करवा दिया है। अब इसके अलावा बाकी खुद मैनेज कर लेना सारी चीज। स्टोन एडिक्ट 2 जिसमें सबसे पहली चीज है, लिखेंगे वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स या जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स या जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम। और दूसरा ह्यूमन एंड वेटरिनरी मेडिकल फैसिलिटीज, मानव एवं पशु चिकित्सा। दूसरे में है वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स या जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, और दूसरा है ह्यूमन एंड वेटरिनरी मेडिकल फैसिलिटीज या मानव एवं पशु चिकित्सा। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि किस अभिलेख से हमें जानकारी मिली है कि अशोक ने मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी मेडिकल फैसिलिटीज या चिकित्सा उपलब्ध करवाई थी, फ्रॉम हिज सेकंड स्टोन एडिक्ट या द्वितीय शिलालेख। इसके बाद लिखिए स्टोन एडिक्ट 3 जो है तृतीय शिलालेख। इसमें सबसे पहली बात लिखी है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स या ब्राह्मणों को सम्मान, रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स या ब्राह्मणों को सम्मान। और दूसरी चीज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स
कल ही मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य में प्रधानमंत्री को महामात्य कहा जाता था या महामात्यों की नियुक्ति। इसके विषय में लिखा गया है तीसरे शिलालेख या थर्ड स्टोन एडिक्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ नहीं लिखना है। अगला लिखेंगे स्टोन एडिक्ट 5 या पांचवां शिलालेख। शिलालेख 5 जिसमें है, ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा मिनिस्टर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे धर्म मात्यों की नियुक्ति। मंत्री को मात्य और प्रधानमंत्री को महामात्य कहा जाता था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट होता है स्टोन एडिक्ट 7। और ध्यान रखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोका। यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसमें है कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल या मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। नेक्स्ट स्टोन एडिक्ट अगला इंपॉर्टेंट है 11। शिलालेख 11 जिसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका या अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्मा विक्ट्रीज ऑफ अशोका या अशोक की धर्म विजयों का वर्णन। इसके बाद लिखिए स्टोन एडिक्ट 13 या शिलालेख 13। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया स्टोन एडिक्ट से तो 90% चांस है कि वो केवल और केवल आपसे 13वां शिलालेख पूछा जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ही एग्जाम में 13वां शिलालेख पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें है, लिखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध का वर्णन। और हम सब जानते हैं जो कलिंग युद्ध अशोक ने अपने शासनकाल में लड़ा था उसके द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध था, एकमात्र बैटल था, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कलिंग वॉर पढ़ेंगे। और इसके बाद लिख लीजिए लास्ट स्टोन एडिक्ट 14 या 14वां शिलालेख। स्टोन एडिक्ट 14 या 14वां शिलालेख जिसमें है इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ या हिंदी में लिख सकते हैं धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। इंस्पिरेशन टू लिव अ रिलीजियस लाइफ या धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा। यह है इंपॉर्टेंट स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका या अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख। इसके बाद लिखिए 7 पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोक के 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख। तो मुख्य रूप से अशोक के 7 हमें क्या मिले हैं? स्तंभ लेख मिले हैं या पिलर्स मिले हैं। सबसे पहला लिखिए टोपरा पिलर या टोपरा स्तंभ, जो प्राप्त कहां से हुआ? अंबाला, हरियाणा के अंबाला नामक क्षेत्र से। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। और अगर आपसे पूछें कि इसे किस शासक के द्वारा शिफ्ट करवाया गया तो ध्यान रखेंगे दैट वाज शिफ्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। इसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। नेक्स्ट मेरठ पिलर, मेरठ स्तंभ, जो ओरिजिनली उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्राप्त हुआ, लेकिन इसे भी स्थानांतरित करवा दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और यह भी वर्तमान में कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट इलाहाबाद पिलर या इलाहाबाद स्तंभ, जिसको हम प्रयाग स्तंभ भी बोलते हैं। यह प्राप्त हुआ था कहां से? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से स्थानांतरित करवा दिया गया कहां पर? इलाहाबाद फोर्ट में, इलाहाबाद के किले में। और अगर इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवाया गया तो हम सब जानते हैं इलाहाबाद का किला मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, तो इसको स्थानांतरित करवाने वाला था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो इलाहाबाद स्तंभ है दिस इज रिलेटेड टू 3 रूलर्स। ये 3 शासकों से संबंधित है। सबसे पहले इसमें कलिंग विजय के बारे में लिखवाया किसने? अशोक ने। और कलिंग की ही राजकुमारी कारुवाकी या कौरवकी के साथ अशोक ने विवाह किया।
उसके बारे में भी, कौरवकी के बारे में भी जिक्र हमें इसी स्तंभ से मिलता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरी बार इसमें अपनी विजयों का वर्णन करवाया गया गुप्त वंश के सबसे पराक्रमी राजा के द्वारा, जिसे हम समुद्र गुप्त के नाम से जानते हैं, जो इसने गुप्त काल में करवाया। और फिर इसमें जहांगीर के भी राज्याभिषेक या कोरोनेशन के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब दिस इज रिलेटेड टू द थ्री रूलर्स। सबसे पहला अशोक, फिर गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त, और फिर मुगल काल में जहांगीर। नेक्स्ट अगला लिखिए, सारनाथ पिलर, सारनाथ स्तंभ। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही समीप सारनाथ नामक स्थान है। ये वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला क्या दिया था, उपदेश दिया था, जिसको हमने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। एक मिनट होल्ड करेंगे। जी, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही निकट सारनाथ नामक स्थान है, वहीं से ये मिला था सारनाथ पिलर। और ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी से बनता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और इलाहाबाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, जिसको हम अशोक की लाट कहते हैं या अशोक एम्बलम कहते हैं, वो कहां से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आर नेशनल सिंबल हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पिलर। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद अगला लिखेंगे सांची पिलर या सांची स्तंभ। आपसे पूछेंगे अशोक का वो कौन सा स्तंभ है जो अब नष्ट हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे वो है सांची पिलर या सांची स्तंभ। अगला लिखिए लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ पिलर, जो प्राप्त हुआ कहां से, बिहार के चंपारण नामक स्थान से। और लास्ट ध्यान रखेंगे रामपूर्वा पिलर या रामपूर्व स्तंभ, जो भी कहां से प्राप्त हुआ, चंपारण बिहार से, लेकिन वर्तमान में ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और आप सब जानते हैं इन्हीं सब सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार ये हमें जानकारी मिलती है, और ये पता चलता है कि द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहला शासक इसमें लिखेंगे जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, हु रूल्ड फ्रॉम 323 बीसी टू 298 बीसी। 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध में मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अपने गुरु चाणक्य की मदद से ही इसने घनानंद की हत्या की, और घनानंद की हत्या करके इसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की नींव रखी, विच इज नोन एज मौर्य डायनेस्टी। सर प्लीज डाउट आंसर कीजिए। ममता, पहली बात तो जब आप मेरी क्लास में आए तो नींद से जाकर आए, ठीक है। अभी मैंने आपको सबसे ही पहला पिलर लिखवाया टोपरा पिलर, और मैंने कहा कि अंबाला से प्राप्त हुआ था और वर्तमान में दिल्ली के फिरोजा कोटला में है, जिसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट करवाया गया। अब आप दोबारा सवाल पूछ रहे हैं टोपरा पिलर किसने शिफ्ट किया, तो जब मैं ये करवा रहा था तब क्या आप स्वेटर बुन रही थी, ये बताइए। और मुश्किल से अभी ये 10 मिनट पहले करवाया गया है, तो अगर कोई बात 10 मिनट पहले आपको करवाई गई है, अब यहाँ पर उसको दोबारा पूछ रहे हैं और फिर यहाँ पर बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट एट ऑल अवेयर टू टेक द क्लास। क्लास में ध्यान नहीं है ना, या तो घर में खाना ही बना लीजिए, पकौड़े ही तल लीजिए, या फिर सारा ध्यान यहाँ पर लगा लीजिए। एक बार में एक ही काम हो सकता है। तो मैं उन्हीं कमेंट्स का आंसर नहीं करता हूं जहां पे मुझे लगता है कि फालतू में टाइम वेस्ट करने वाली बात है, जैसे अभी हुआ, क्योंकि बोर्ड पर लिखकर सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ये लो मिस हो गया था नोट डाउन करते करते, इसका मतलब आप सबको आकर यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रही हैं तो आपको मोबाइल इस्तेमाल भी करना आता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि क्लास के बाद जब आप क्लास को दोबारा रन करेंगे तो उसको वहीं पर पहुंचा कर देख लीजिए, सिंपल सी बात है। बीच में आकर है ना रायता फैलाने की क्या जरूरत है। और धन्यवाद, आपने मुझे बता दिया कि आपकी बेवकूफी की वजह से मुझे दोबारा आंसर करना पड़ा। आगे से तो मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूंगा। पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे लोग चले आते हैं। बाकी लोगों का नुकसान मत किया करो भाई, मैंने कई बार बताया आपको,
क्योंकि जो चीज यहां पर जा चुकी है, लिखी जा चुकी है और रब हो गई है, उसको आप डाउट बता रहे हैं अपना। इसका मतलब आप हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आप ही हैं। सांची कहां पर है बताइए। ओके मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, चलिए जी, धन्यवाद, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। ममता को ब्लॉक कर दीजिए यहाँ से। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो आपके कमेंट आप चाहेंगे भी तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी और आपको तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आपने तो कह दिया कि ओके मत कीजिएगा। तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो ये निकल गया। चलिए भाई, एनीवेज, जिन लोगों को पढ़ाई में ध्यान है वो देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने कल ही आपको बताया कि घनानंद की हत्या अपने ही गुरु चाणक्य की मदद से इसने घनानंद की हत्या की, और एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। बहुत ही बढ़िया, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। ये चीजें ममता अपने पूरे के पूरे सही स्वभाव में आ चुकी हैं। आपने स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या समझ रखा है, इतना इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट उसकी होती है जिसकी रिस्पेक्ट हो। बेटे पहले रिस्पेक्ट कमाइए, और जब रिस्पेक्ट कमा ले फिर उसके बाद इंसल्ट की टेंशन लीजिए। समझिए बात। सबसे पहले इज्जत को कमाइए, पहले कुछ बन जाइए। केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो जब टीचर बनने वाले हैं तो पहले टीचर वाली क्वालिटीज लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। और जब कुछ बन जाए उसके बाद डिसाइड कीजिए और चिंता कीजिए कि इंसल्ट हो रही है। जिसकी कोई इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती नहीं होती है, ये विधि का विधान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस बात को समझिए। रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की हम। अरे हमें पता है आप क्या करते हो, आपकी दांत फाड़ने वाली स्माइलीज यहाँ पर बहुत कुछ कह रही हैं, हमें पता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बट कोई बात नहीं, ब्लॉक करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि फालतू कमेंट्स तो हमें बिल्कुल भी पढ़ने पसंद नहीं है। ध्यान रखेंगे, द ग्रीक नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सेंट्रोकोट्स। ध्यान रखेंगे, यूनानी लेखकों ने या ग्रीक राइटर्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है। या ध्यान रखेंगे, इसका जो यूनानी नाम है या जो उसका ग्रीक नेम है वो सेंट्रोकोट्स है। हम सब जानते हैं एट द एज ऑफ 25 ईयर्स ही बिकेम द फाउंडर और द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और हम सब जानते हैं ही किल्ड घनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और ध्यान रखें, इसने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या की थी। अकॉर्डिंग टू प्लूटार्क एंड जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में दो लेखक रहा करते थे, एक का नाम था प्लूटार्क और एक का नाम था जस्टिन, जिसमें से जस्टिन इसका बेटा भी था। और इन्हीं दोनों के डिस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है कि ही हैड एन पानी की बोतल आ गई, ही हैड एन आर्मी ऑफ नियर अबाउट 6,40,000 सोल्जर्स। प्लूटार्क और जस्टिन ही अपने वृत्तांतों में ऐसा लिखते हैं कि इसके पास लगभग 6,40,000 सैनिकों की सेना थी। और इस पूरी की पूरी सेना से इसने पूरे के पूरे भारत को रौंद डाला था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। पूरे के पूरे भारत पर अधिकार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए ध्यान रखेंगे, ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट चक्रवर्तीन सम्राट ऑफ इंडिया। इसीलिए यह कहलाता है भारत का प्रथम चक्रवर्तीन सम्राट। जिस राजा की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में हुआ करती थी वही कहलाया करता था चक्रवर्तीन सम्राट। जो सबसे पहले कौन कहलाया, चंद्रगुप्त मौर्य या सेंट्रोकोट्स। इसके बाद ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक लेक बनवाई जिसे सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील कहा जाता है, जो बनवाई गई थी सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार पर्वत पर। गुजरात के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, लेकिन इसकी 2 बार रेनोवेशन या 2 बार जीर्णोद्धार करवाया गया। इसकी पहली रेनोवेशन ध्यान रखेंगे रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई थी। और ये जो रुद्रदामन था, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ साका डायनेस्टी, ये शक वंश का सबसे महान राजा था। और इसी ने ये बात एक अभिलेख में लिखवाई थी। इसका सोर्स है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिली है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की जो मरम्मत है वो रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई है, जो शक वंश का सबसे महान राजा था। और ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में संस्कृत भाषा का पहला और सबसे लंबा अभिलेख ही माना जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख। और ध्यान रखेंगे, अगर सेकंड रेनोवेशन पूछें तो इसकी दूसरी बार मरम्मत गुप्ता पीरियड या गुप्त काल में करवाई गई। और जो करवाने वाला कौन था, स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी, हु वॉज अ लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्त वंश का अंतिम महान राजा था। और इसने भी अपना नाम किसमें लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण घटना जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में घटित हुई, (305 ईसा पूर्व में इसी के शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण।
हम सब जानते हैं ये अलेक्जेंडर या सिकंदर का ही सेनापति हुआ करता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये रूल कर रहा था और ही वाज द रूलर ऑफ ग्रीस। ये यूनानी शासक था और बिल्कुल उसी रास्ते से जिस रास्ते से अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, उसी रास्ते से सेल्यूकस निकेटर भी भारत में आया। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जब इसकी सेना चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने आई तो चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना को ही देखकर घबरा गया सेल्यूकस निकेटर। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई, जिसके तहत जितना भी एरिया जीते हुए आया था सेल्यूकस निकेटर, उसने सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। ही गेव काबुल, कंधार, हेरात एंड जेड्रोसिया टू चंद्रगुप्त मौर्य। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया दिए। ही गॉट मैरिड टू हेलेना। इसने सेल्यूकस निकेटर की ही बेटी हेलेना के साथ विवाह किया। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत एम्बेसडर था मेगिस्थनीज, हु वाज सेंट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया और ये संधि करके हमेशा के लिए वापस सेल्यूकस निकेटर लौट गया। और इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये वापस लौटा तो इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू हिम। और जब ये वापस संधि करके लौटा तो इसे उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दिए। इसके बाद हम सब जानते हैं 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल इन पाटलिपुत्रा। इसने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया। और हम सब जानते हैं इसी जैन महासंगीति में जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हुआ। दिगंबरों की स्थापना भद्रबाहु ने की और क्योंकि खुद चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु का ही शिष्य था, इसीलिए इन 300 बीसी ही वेंट टू श्रवण बेलगोला कर्नाटका विद भद्रबाहु। ये बात हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जैनिज्म में। ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं पर इन 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य डाइड बाय सल्लेखना या संथारा। सल्लेखन या संथारा कर लेने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुई। और हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध में मौर्य वंश के सिंहासन पर इसका बेटा बैठा जिसका नाम था बिंदुसार। कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे बिंदुसार और अशोका के बारे में। तो कल हम मौर्य डायनेस्टी समाप्त करेंगे, कल ये फिनिश होगी और उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्री मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।